हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पीएस सेटा के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एमपीपीएससी में आंसर राइटिंग किस प्रकार से की जाती है और जो टॉपर्स होते हैं वो कैसे अपने उत्तर लिखते हैं जिस वजह से वो टॉप करते हैं। उनके क्या तरीके होते हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर वो ध्यान देते हैं, क्या मिस्टेक्स नहीं करते हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं आपके साथ में। अगर आप भी एमपीपीएससी देने में इंटरेस्टेड हैं, आप एमपीपीएससी का मेंस लिखना चाहते हैं, या फिर अगर हम बात करें कि कोई भी स्टेट बीसीएस या यूपीएससी की जो मेंस एग्ज़ाम होती हैं उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो मेंस एग्ज़ाम का सबसे मेन जो तथ्य होता है जिसके माध्यम से आप उसे क्वालिफाई कर सकते हैं वो होती है आंसर राइटिंग। तो हमें आंसर राइटिंग कैसे करनी होती है, किन किन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्या गलतियां नहीं करनी होती हैं और टॉपर्स कैसे एग्ज़ाम में आंसर लिखते हैं, अगर ये तरीके हमने सीख लिए तो हम भी टॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि एमपीपीएससी में आंसर राइटिंग कैसे होती है, क्यों होती है, किस प्रकार से होती हैं, सारी चीज़ें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो एमपीपीएससी में हमें पता है कि 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के फॉर्मेट में अलग अलग अंकों के प्रश्न होते हैं। जैसे कि एक प्रश्न होते हैं सामान्य से, जिन्हें हम कहते हैं कि 2 या 3 नंबर के प्रश्न। पेपर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में 3 नंबर के प्रश्न आते हैं, जबकि पेपर फिफ्थ जो होता है उसमें 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। सेम फॉर्मेट होता है, जिनके उत्तर हमें 10 से 20 अंकों में जो है लिखने होते हैं। कितनी जगह मिलती है? 10 से 20 अंकों के लिए हमें 2 लाइन मिलती है, या किसी पेपर में हमें 3 लाइन मिल जाती है। इन्हें हम कहते हैं कि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इनको हमें किस प्रकार से लिखना है, इनमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि एमपीपीएससी में हमें जो है 5 नंबर वाले प्रश्न देखने को मिलते हैं। 5 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, जिनके उत्तर हमें 50 शब्दों में लिखने होते हैं, यानी कि इनके लिए हमें मैक्सिमम 9 लाइन जो है मिलती हैं, और इनके उत्तर हमें कैसे लिखने हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 11 अंक वाले प्रश्न आते हैं दोस्तों, जिनके लिए हमें 200 शब्द में उत्तर लिखना होता है, और एक निबंध के अनुसार या निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं, इन्हें हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, और इनके लिए हमें 2 पेज का स्पेस मिलता है, जिसमें 44 लाइन होती है, 44 लाइन होती है। तो दोस्तों, इन फॉर्मेट में जब हमें आंसर राइटिंग करनी है तो अकॉर्डिंग टू नंबर ही हमें सीखना पड़ेगा कि 3 नंबर के प्रश्न कैसे आते हैं, उनके उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं, 5 के कैसे आते हैं, उनके उत्तर कैसे लिख सकते हैं, और 11 के कैसे आते हैं, उनके उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं। उससे पहले जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले तो हमें अपनी तैयारी जो है उसको कंप्लीट करना होता है। और कोई भी उत्तर हम लिख रहे हैं तो उत्तर लिखने की एक प्रक्रिया होती है। जब तक हम इस सिस्टम को, इस स्टेप को, इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हमारा उत्तर जो है अच्छा उत्तर नहीं होगा। तो कौन सी ऐसी प्रक्रिया होती है जिसको फॉलो करके हम अपना एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं, तो उसमें हमें क्या क्या चीजें करने की आवश्यकता होती है। तो जैसे भी आप किसी प्रश्न का उत्तर लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें उस प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, प्रश्न को समझना है। चाहे 3 नंबर का प्रश्न हो, चाहे 5 का हो, चाहे 11 का हो, तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले हमें क्या करना होता है? प्रश्न को समझना। ये काम हमें डायरेक्टली एग्जाम में नहीं करना होता है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम शुरुआत करते हैं, तब से इसकी आदत लगाते हैं, आदत डालते हैं, जिसके बाद क्या होता है कि जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं तो तब तक अपनी एक पूरी आदत बन जाती है कि प्रश्न को कैसे समझना, तो पढ़ते ही हम उसको समझ सकते हैं। प्रश्न को समझने का मतलब ये होता है कि प्रश्न की डिमांड क्या है, प्रश्न की मांग क्या है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जो 3 नंबर के प्रश्न होते हैं सामान्य से, उसमें एक शब्द आपको दिया जाता है, तो उसमें कुछ समझने की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें क्या होता है नॉर्मली कि जैसे कि प्रश्न आया तो उसका उत्तर लिखना है, तो उसके लिए मेन फैक्ट कौन कौन से हैं उनसे आप डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हैं। बट 5 नंबर का प्रश्न है, 11 नंबर का प्रश्न है, तो उसमें कौन सी डिमांड की गई है। जैसे कहीं पर आता है आलोचना कीजिए, कहीं पर आता है विश्लेषण कीजिए, कहीं पर हमारे सामने शब्द आता है कि व्याख्या कीजिए, कहीं पर लिखा होता है टिप्पणी कीजिए, है ना, समझाइए।
ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है प्रश्न के अंत में, चर्चा कीजिए। तो वो जो डिमांड है, यानी कि प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है, किससे संबंधित है, उसकी डिमांड क्या है। जैसे मान लो कि आप एक व्यक्ति हैं, आपके पास दुकान है और दुकान में बहुत सारी चीजें हैं, दुकानदार हैं आप, जैसे कि दुकान में खाने पीने की बहुत सारी चीजें हैं, आप एक दुकानदार हैं, किराने का सामान जो है आप बेचते हैं। अगर कोई ग्राहक आएगा और आपसे वो रोटी के लिए आटा मांगेगा, गेहूं का, मक्के का, तो जैसा आटा वो आपसे डिमांड कर रहा है, जो मांग रहा है, वही आप उसे देंगे। तो ऐसे ही प्रश्नों के साथ में भी होता है कि प्रश्न की एक डिमांड होती है, वो आपसे कुछ चाहता है, कुछ डिमांड करता है, और अगर आप उसको दूसरा उत्तर लिख के दे देते हैं तो यहां पर आपका प्रश्न समझना जो है वो उपयुक्त नहीं होता है, आपने गलत तरीके से प्रश्न को समझ लिया है। यानी कि जो ग्राहक की डिमांड होती है, अकॉर्डिंग टू आप जो है उसको वही सामान देते हैं जिस जो डिमांड है। तो डिमांड के अनुसार हमें क्या करनी है, पूर्ति करनी है। जो मांग है प्रश्न की, उसकी हमें पूर्ति करनी है, ना कि कुछ भी दे देना है, यानी कि कुछ भी नहीं लिखना है, जो डिमांड है उसी की क्या करनी है, हमें पूर्ति करनी है। तो ये बात बहुत हमें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है और किस प्रकार के प्रश्न का क्या उत्तर देना है वो हमें समझना है। तो सबसे पहले हमारे सामने जो प्रश्न लिखा होता है उसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। फिर दूसरी क्या प्रक्रिया होती है कि उत्तर की रूपरेखा तैयार करना। ये जो रूपरेखा होती है दोस्तों हमारे माइंड में तैयार होती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति, आप दुकानदार ही मान लेते हैं, कोई व्यक्ति क्या करता है, आपसे कुछ घर के लिए अपना सामान लेने के आता है, किराने का सामान लेने के लिए वो आया, और वो एक पर्ची आपको दे देता है उसके प्रश्नों की, उसकी डिमांड की। तो उनको आपको कैसे देना है, कौन सी चीज ऊपर रखनी है, कौन सी नीचे रखनी है, क्या क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, तो वो होता है कि एक रूपरेखा। उसे हम क्या कहते हैं, एक रूपरेखा, यानी कि एक कंटेंट तैयार करना होता है अपने दिमाग के अंदर। कि अगर आप सब्जी की दुकान चलाते हैं और कोई व्यक्ति आपके पास सब्जी लेने आया कि 2 किलो टमाटर दे दो, 1 किलो लौकी दे दो, उसने ये डिमांड करी आपके सामने। फिर उसने मांगा कि आपके पास धनिया है तो 100 ग्राम उसको धनिया दे दो, मिर्ची दे दो। उसके बाद उसने 2 किलो कद्दू ले लिया, है ना, सारी चीजें उसने ले ली। तो आप एक दुकानदार हैं, अब आपको उसके सामान को कैसे अरेंज करना है, आपके पास ये तरीका होना चाहिए कि आपको कौन सी चीज ऊपर रखनी है, कौन सी नीचे रखनी है, कौन सी कहां पर रखनी है, ताकि वो एक व्यवस्थित तरीके से वो वहां तक पहुंच जाए, उसके घर तक। तो ऐसा ही उत्तर में होता है कि क्या क्या चीजें हमें देनी है, क्या क्वेश्चन की डिमांड है और किस प्रकार से देनी है, कौन सी चीज ऊपर रखनी है, कौन सी नीचे रखनी है, उसमें एक उचित प्रवाह होना चाहिए। क्योंकि टमाटर को सबसे नीचे रख दोगे तो सारे पिचक जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमें अपने दिमाग में एक रूपरेखा तैयार करनी होती है आंसर की, कि हमें उत्तर में क्या क्या लिखना है और किस प्रकार से लिखना है। अलग अलग नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि किस उत्तर को हमें कैसा लिखना है। उसके अलावा तीसरा जो काम होता है इस प्रक्रिया में, वो होता है हमारा आंसर राइटिंग करने का, उत्तर लेखन का। उत्तर लेखन जो होता है वो हमें कब शुरू करना होता है, जब हम रूपरेखा तैयार कर लेते हैं आंसर की पूरी। उसके बाद चौथी जो प्रक्रिया होती है उसमें ये होता है कि उत्तर का जो प्रस्तुतिकरण होता है उसको आकर्षक हमें बनाना होता है। जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो सामने वाले को ऐसा लगे कि हाँ वो पढ़ रहा है तो उसको मजा आ रहा है ना। जब सामने वाला आपका उत्तर पढ़ रहा है तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्या लिखा है, कचरा लिखा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उत्तर को ऐसा रखना कि एक के बाद एक हिंट उसको मिले, एक पॉइंट मिले, ताकि आपके उत्तर को वो पढ़े तो उसे मजा आए, उसको आकर्षक लगे। तो आपको उत्तर ऐसे लिखना है। तो ये 4 जो पॉइंट हैं उसमें हम एक प्रक्रिया को समझे हैं कि हमें करना क्या क्या है, किस प्रकार से हमें आंसर लिखना है। तो सबसे पहले हमें प्रश्न को समझना है, फिर उस प्रश्न के उत्तर की हमारे दिमाग के अंदर रूपरेखा हमें बनानी है, फिर हमें आंसर लिखना शुरू करना है। और जब हाँ आंसर लिख रहे हैं तो इस बात का हमें ज्ञान होना चाहिए कि ऐसे शब्दों का हमें यहाँ पर प्रयोग करना है जिससे सामने वाला जो आपका उत्तर पढ़े उससे वो अच्छा लगे, नया लगे, कुछ अलग चीज उसको लगे। ऐसा नहीं कि जो घिसी पिटी चीजें वही आप डाल रहे हैं तो उसको आकर्षक नहीं लगेगा। और जो आपका उत्तर चेक करता है, जो आपकी कॉपी चेक करता है, वो जब चेक कर रहा है, जैसे कि
उसने आपका आंसर चेक किया, पढ़ने में मजा नहीं आया, तो वो आपको कम नंबर देगा। अगर आपने ऐसा लिखा है कि उसको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, उसका सिर दर्द नहीं हो रहा है, तो आपको ज्यादा नंबर देगा। और ये सबके साथ होता है, चाहे आप भी कोई काम कर रहे हो और आपको अच्छा लगेगा तो आप उसको अच्छा प्रोत्साहित करोगे, और अगर वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको प्रोत्साहित नहीं करोगे। तो यही चीजें होती हैं आपके आंसर राइटिंग में, कि अब आप जो उत्तर लिखने वाले हैं वो सामने वाले को कैसा लगे, तो आकर्षक उसको बनाना। आकर्षक बनाने के लिए हमें प्रशासनिक शब्दावलियों के जो शब्द होते हैं, जो जैसे कि राजपत्र में लिखे होते हैं, किसी आदेश में लिखे होते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। एक के बाद एक चीज जुड़ी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ कहां से आ रहा है कुछ कहां से आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कड़ी से कड़ी जुड़ी होनी चाहिए। तो ये जो है एक प्रक्रिया होती है जब हम आंसर लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको समझा, उसके बाद हम देखते हैं कि एक अच्छा उत्तर, जैसे कि ये चारों जो स्टेप हैं इनको तो हमें फॉलो ही करना है, उसके बाद हमें देखना है कि एक अच्छा उत्तर जो है वो कैसे हम लिख पाते हैं। तो अच्छा उत्तर लिखने के लिए दो चीजें हमारे पास होनी चाहिए, कि एक तो हमारे पास तथ्यात्मक प्रामाणिकता होनी चाहिए। तथ्यात्मक प्रामाणिकता का मतलब ये होता है कि हमारे आंसर के अंदर कुछ तथ्य होने चाहिए, डेटा होना चाहिए। तथ्य का मतलब फैक्ट, तो जितने ज्यादा फैक्ट होंगे, और फैक्ट ऐसे होने चाहिए जो प्रमाणिक हैं। प्रमाणिक फैक्ट के लिए हम बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछा हिमालय के बारे में, तो आप उसमें उसकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में बता रहे हैं, उसका जो डेटा है कि जैसे कि 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये क्या एक डेटा है, तथ्यात्मक डेटा, इसको कोई बदल नहीं सकता, कोई अपने अकॉर्डिंग नहीं लिख सकता है, फिक्स है। तो हमें क्या करना है कि जो तथ्य होते हैं, प्रमाणिक तथ्य, उनका उपयोग भी हमारे उत्तर के अंदर करना है, फैक्ट का उपयोग करना है। लॉजिकल चीजें जो आपकी भावनाएं हैं उनके साथ साथ तथ्य या प्रमाण जो होते हैं वो भी देने हैं। जैसे कि अगर आप विज्ञान में उत्तर लिख रहे हैं तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, चित्र का प्रयोग कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं अगर जरूरत हो तो। जैसे मान लो कि 3 नंबर का प्रश्न आया, आपने चित्र बना दिया, वो वहां पर जरूरत नहीं है। आवश्यकता होने पर आपको क्या करना है, तथ्यात्मक प्रामाणिकता देनी है, और अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार के तथ्य, जैसे कहीं पर आप चित्र दे सकते हैं, बायोलॉजी का उत्तर लिख रहे हैं तो चित्र, अगर जियोग्राफी का लिख रहे हैं तो वहां पर मैप का प्रयोग हम कर सकते हैं। उसके अलावा हम सरकारी डेटा जो होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि इससे तथ्य मिलता है, तथ्यात्मक प्रामाणिकता मिलती है। तो हमारे उत्तर के अंदर ये चीजें होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप सोच सोच के पूरा उत्तर लिख रहे हैं, उसमें कोई भी तथ्य नहीं है, तो एक अच्छा उत्तर नहीं माना जाएगा। एक अच्छा उत्तर कब माना जाएगा, जब आपके उत्तर के अंदर तथ्य होंगे, फैक्ट होंगे। जितने ज्यादा फैक्ट होंगे उतना अच्छा। बट चित्र, मैप या फिर आप सरकारी डेटा का प्रयोग कर रहे हैं तो बिना उपयोग के या बिना जरूरत के उसका उपयोग नहीं करना है। जरूरत हो तो उपयोग करना है, नहीं हो तो नहीं करना है। उसके साथ साथ आपके उत्तर के अंदर एक उचित प्रवाह होना चाहिए। जैसे कि आप कोई उत्तर लिख रहे हैं तो पॉइंट टू पॉइंट चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ हमने, जैसे मान लो कि चंद्रगुप्त मौर्य से प्रश्न आ गया और पहले उसकी मृत्यु के बारे में लिख दिया, फिर जन्म के बारे में लिख रहे हैं, फिर उसके जीवन में क्या हुआ उसके बारे में लिख रहे हैं, तो ये जो है टू द पॉइंट नहीं है। यानी कि शुरुआत से अंत तक जो चीजें हैं उनको हमें पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, बिंदु बाय बिंदु हम उसको बता सकते हैं, या एक उचित प्रवाह के माध्यम से। जैसे कोई कहानी पढ़ते हो तो जहां से उसकी शुरुआत होती है, जहां उसका अंत होता है, वो शुरू से अंत तक एक जैसी चलती है, उसमें एक प्रवाह होता है, एक के बाद एक चीजें मिल रही है, नई चीजें देखने को मिल रही है, तो वो होता है प्रवाह। क्या होता है, प्रवाह। तो वो होना आवश्यक होता है आपके उत्तर के अंदर। अगर आप उलट पुलट चीजें लिख रहे हैं, पहले कुछ लिख दिया बाद में फिर कुछ लिख दिया, पहले की चीजें बाद में बता रहे हो, तो ये सही नहीं माना जाता। यानी कि आपके उत्तर में एक तो प्रवाह होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को अवरोध उत्पन्न ना हो कि ये क्या पढ़ लिया, फिर क्या आ गया, फिर क्या आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रवाह होना चाहिए, बिल्कुल भी अवरोध नहीं होना चाहिए उत्तर के अंदर। और तथ्यात्मक प्रामाणिकता आपके उत्तर के अंदर होनी चाहिए, यानी कि फैक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। एमपीपीएससी में फैक्ट जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर 5 नंबर का उत्तर लिख रहे हो और उसमें आपने बिल्कुल भी फैक्ट नहीं दिए तो 1 नंबर भी मिलना मुश्किल है, और अगर आपने फैक्ट दिए तो 3.5 से 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये जो चीजें हैं अभी तक हमने देखी कि किन किन पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है
कि प्रश्न को कैसे समझना है, रूपरेखा कैसे तैयार करना है, फिर उत्तर लिखना है और उसमें एक उचित प्रवाह के साथ उत्तर लिखना है। उसके बाद हमने देखा कि एक अच्छा उत्तर जो लिखा जाता है उसमें एक तथ्यात्मक प्रमाणिकता होनी चाहिए और दूसरा उचित प्रवाह होना चाहिए। अब हमारे उत्तर को हम एक सुंदर और प्रभावशाली यानी कि दूसरे के ऊपर प्रभावशाली किस प्रकार से बना सकते हैं, सामने वाला हमारे उत्तर से प्रभावी कैसे हो सकता है, तो उसके लिए दो चीजें होती है। सुंदर दिखना, जैसे कि आपका उत्तर लिखा है, आपने सारी चीजें लिखी हैं सही सही, बट आपका उत्तर जो है दिखने में अच्छा नहीं है। जैसे कि आपने 11 नंबर का प्रश्न लिखना शुरू किया, फर्स्ट पेज पूरा भर दिया, पैराग्राफ से दूसरा भी भर दिया, तो पढ़ने वाले को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उसमें कुछ नया नहीं दिख रहा है, उसको सुंदर नहीं दिख रहा है, और जो चीजें सुंदर नहीं दिखती हम उन्हें देखते नहीं है। तो सुंदर दिखना चाहिए आपका उत्तर। सुंदर दिखने के लिए दो चीजें होती हैं कि एक तो आप उसमें रेखांकन कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी पॉइंट आपने बनाया, जैसे कि आप परिचय दे रहे हैं किसी का, तो परिचय के नीचे एक लाइन आपने बना दी, तो ये जो लाइन बनाई आपने इसको हम कहते हैं रेखांकन। पर रेखांकन हर जगह नहीं करना। कोई आप डेटा दे रहे हैं, कोई फैक्ट दे रहे हैं और उसको आपने या तो बोल्ड कर दिया है, उसके नीचे लाइन बना दी, तो ये होता है रेखांकन। बट एक उत्तर में ज्यादा नहीं करना है, जैसे कि 11 नंबर का आप उत्तर लिख रहे हैं तो 10-12 पॉइंट पे आप जो है लाइनिंग कर सकते हैं, रेखांकन कर सकते हैं, उससे आपका उत्तर जो है सुंदर दिखेगा। दूसरा सबसे मेन फैक्ट होता है कि आपकी लिखावट जो है उसको सुधारना, ये सबसे मेन पॉइंट होता है। दोस्तों, आंसर राइटिंग की जो शैली होती है वो आपकी लिखावट पे ही डिपेंड करती है कि आप लिखते कैसा है। जैसे कि आप स्कूल कॉलेज में लिखते थे या लिखते हैं तो वहां पर क्या होता है कि नॉर्मली कोई सी भी राइटिंग चल जाती है, बट जब हम सुंदर लिखते हैं, हम अक्षर जो है वो सुंदर बनाते हैं, तो सामने वाला आसानी से उनको पढ़ लेता है। तो जब हमारी लिखावट सुंदर होती है तो सामने वाले के ऊपर वो एक प्रभाव डालती है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा नंबर मिलते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक फैक्ट होता है कि जो अच्छा लिखा होता है उसको आसानी से पढ़ा जा सकता है, और जो अच्छा नहीं लिखा होता है उसमें मेहनत करनी पड़ती है दिमाग को शब्द को पढ़ने में। तो जब अच्छा नहीं लिखा होता है तो सामने वाला पढ़ता नहीं है और काट देता है, और जब अच्छा लिखा होता है तो अच्छे नंबर देता है। तो लिखावट सुधारना बहुत जरूरी है, और ये सबसे मेन फैक्टर होता है एमपीपीएससी या कोई सी भी आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं उसके लिए। लिखावट सुधारने के लिए हमें क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, प्रतिदिन हमें उत्तर लिखना है। और दूसरी चीज ये होती है कि मात्राओं की जो गलती होती है वो भी कहीं ज्यादा जो है नंबर काटने के लिए उत्तरदायी होती है। तो हमारी लिखावट में एक तो मात्राओं की गलती होती है, और दूसरी जो होती है वो कि हमारे अक्षर सुंदर नहीं होते हैं। तो दोनों चीजों के ऊपर फोकस करना है, और नित्य प्रतिदिन हमें प्रैक्टिस करनी है आंसर राइटिंग की। आंसर राइटिंग की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी ही क्या होगा कि आपके अक्षर सुंदर दिखने लगेंगे और सामने वाले के ऊपर प्रभाव बनाएंगे। तो अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, या तो अपनी दिनचर्या अच्छी लगती है, जैसे दिन में कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको भी आप लिख सकते हैं। उसके अलावा और कुछ आपको अच्छा लगता है, जैसे कोई कहानी लिखना अच्छा लगता है, न्यूज़पेपर पढ़ना, तो उसमें जो आर्टिकल्स वगैरह आ रहे हैं उसको भी आप लिख सकते हैं। या उत्तर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा बेटर है, क्योंकि उत्तर में केवल आंसर राइटिंग नहीं होता, यानी कि लिखावट सुधारने का काम नहीं होता, उसमें और भी चीजें हम सीखते हैं, कहाँ पर क्या करना है, किस प्रकार से करना है। तो उत्तर लिखेंगे तो सबसे बेटर है। उत्तर नहीं लिखना चाहे तो दूसरी चीजें लिखकर भी आप लिखावट को सुधार सकते हैं, और उसमें मात्रा जो है उसका काफी हमें ध्यान रखना है कि मात्राएं गलत नहीं होनी चाहिए। इसको कैसे चेक करेंगे, जैसे कोई भी शब्द हमारे सामने लिखा है, जैसे कि मैं एक शब्द लिख रहा हूं आपके सामने नदी, तो दोस्तों एक शब्द है नदी और एक शब्द फिर हमने लिखा नदी, तो इन दोनों में से कौन सा सही है हमें देखने पे पता चलता है कि सेकंड वाला सही है और पहले वाला गलत है। तो ये शब्द जितनी ज्यादा बार हम लिखेंगे हमारे सामने आएगा, हमें पता चलता रहेगा कि ये सही है। गलतियां होगी, कुछ बार ऐसा शब्द आप प्रयोग करोगे, ऐसी बहुत सारी मात्राओं की गलतियां होगी, तो जब आप ये वाला लिखोगे तो आपको देखने में ही गलत लगेगा कि गलत, ऐसा तो मैंने बुक में कभी पढ़ा नहीं, ऐसा पढ़ा है तो नॉर्मली ये सही होगा। तो अपनी गलतियां हमें ही पकड़नी पड़ेगी। कहा जाता है दोस्तों कि गलतियां करो, बार बार करो, 1000 करो, लाख करो, बट एक गलती को दोबारा मत करो। जब आपने एक बार ऐसा शब्द लिख दिया और आपको लगा कि ये गलत है, तो जिंदगी में कभी फिर वैसा शब्द नहीं लिखना है, फिर हमेशा ये लिखना है।
तो इस बात को हमें ध्यान रखना है पूरा कि गलतियां तो होगी। जैसे मान लो कि एक उत्तर में आप 100 गलतियां कर रहे हो तो आसानी से पकड़े जाओगे, अगर उस उत्तर में 2 गलतियां कर रहे हो तो पकड़ने की संभावना बहुत कम होगी। इसलिए कम से कम हमें मात्राओं की गलतियां करनी है, शब्दों को कम से कम काटना है। इसके लिए हमें रोज प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि एक उदाहरण से समझते हैं कि आपके घर वाले जो हैं वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, जैसे घर वाले जो हैं वो मात्रा ही हम समझ लेते हैं कि सही मात्रा है। अब कभी कभी ऐसी मात्रा हमें देखने को मिलती है शब्द में, तो ये घर वाले के जो चेहरा है उसमें कुछ क्या हो गया है, मिस्टेक हो गई है, जैसे कि मधुमक्खी ने काट लिया है, तो हमें अजीब सा दिखाई देगा। तो हम जानते हैं कि ये तो ऐसा दिखाई देता है, ये अजीब सा दिखाई दे रहा है, यानी कि ये गलत है, हमें तो ऐसा देखने की आदत है। तो शब्दों को जितना ज्यादा आप देखोगे, बार बार आपके सामने जो आएगा उसको कभी नहीं बोलोगे। और अगर आप सही शब्द देख रहे हो और कभी गलती से आपने गलती कर दी और गलत मात्रा लगा दी, तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये मात्रा जो है यहाँ पर गलत लगी हुई है। तो अपने उत्तर को आपको क्या करना है, सुंदर और प्रभावशाली बनाना है। इसके लिए एक तो आप उत्तर में लाइनिंग कर सकते हैं, रेखांकन कर सकते हैं, और दूसरा हमें क्या करना है, हमारी लिखावट को सुधारना है। और लिखावट बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जब आप शुरुआत करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बट धीरे धीरे इतना मजा आने लगेगा आंसर राइटिंग करने में, और आपकी लिखावट भी सुधर जाएगी, आपका उत्तर लिखने का तरीका भी बदल जाएगा। तो ये बार बार प्रैक्टिस करनी है, रोज करनी है। तो एक टारगेट बना लो कि 2 सब्जेक्ट के 1-1, 2-2 उत्तर में रोज लिखूं। 3-3 नंबर के आ रहे हैं तो ज्यादा लिखूं, 5 के आ रहे हैं तो कम, 11 का आ रहा है तो 1 उत्तर लिखूं डेली। तो ऐसा भी अगर आप करेंगे तो 365 दिन यानी कि 1 साल लगातार अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी लिखावट भी सुधर जाएगी और उत्तर लिखना भी आपको आ जाएगा। चाहे आप सेल्फ प्रैक्टिस करो, चाहे किसी टीचर के माध्यम से आप पढ़ो। तो आंसर राइटिंग को सुधारने के जो तरीके मैं आपको बता रहा हूं, कैसे टॉपर्स लिखते हैं, वो इन्हीं चीजों के ऊपर कंसिडर करते हैं, इन्हीं चीजों को देखते हैं अच्छे से और इनके ऊपर काम करते हैं। जब आप भी इन पॉइंट के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली आप भी जो है एमपीपीएससी मेंस में टॉप करने वाले हो। चलिए उसके बाद हम देखते हैं कि दोस्तों 3 नंबर के उत्तर हम कैसे लिख पाएंगे। ये तो हमने देख लिया कि सभी उत्तर के लिए कि 4 बातों का हमें ध्यान रखना है और 2 चीजें सुधारनी है, और 2 तरीके जिनको अपनाकर हम अपने उत्तर को सुंदर बना सकते हैं। अब हमें देखना है कि 3 नंबर के प्रश्न हम कैसे लिखें। तो दोस्तों 3 नंबर के जो प्रश्न होते हैं सामान्य सा हमें उसमें क्या देखने को मिलता है कि या तो किसी का नाम लिखा है, जैसे कि राजा का नाम है, इतिहास का प्रश्न है, कोई योजना का नाम है, किसी स्थान के बारे में है, कोई शब्दावली है, ऐसे शब्द आते हैं। और सामान्य से 1 वर्ड या 2 वर्ड में होते हैं, 2 वर्ड या 1 वर्ड, यानी कि 1 और 2 शब्द में प्रश्न आते हैं। और हमारा जो प्रश्न होता है उसकी अपेक्षा होती है कि हम उसके बारे में जानकारी दें। तो उसके बारे में जो जानकारी दी जाती है वो सामान्य सी जानकारी होती है। और कैसे दी जाती है, जैसे कि कोई नाम आया, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आ गया, या किसी नदी का नाम आ गया, जैसे नर्मदा नदी का नाम आ गया, तो इसकी हमें सामान्य सी जानकारी देनी होती है, कोई व्याख्या नहीं होती है, कोई टिप्पणी नहीं होती है, केवल ऐसा प्रश्न लिखा होता है, नर्मदा नदी लिख दिया, गौतम बुद्ध लिख दिया, हिमालय लिख दिया, या फिर कोई योजना का नाम लिख दिया, जैसे कि लाडली लक्ष्मी योजना लिख दी, कोई शब्दावली दे दी। तो ऐसे प्रश्न हमें 3 नंबर में देखने को मिलते हैं और उसके लिए हमें मिलती है 2 या 3 लाइन, और हमें 10 से 20 शब्दों में वो उत्तर लिखना होता है। और उसके लिए हमें कम से कम समय का भी प्रयोग करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत जरूरी होता है आंसर राइटिंग में। जैसे कि हम उत्तर लिख रहे हैं, अभी 20 मिनट में एक उत्तर लिख रहे हैं 11 नंबर का, बट वहां पर 20 मिनट नहीं मिलेगा। 3 घंटे का समय होता है एक पेपर में, और 3 घंटे में हमें जो है सारे उत्तर लिखने होते हैं, पार्ट ए के भी और पार्ट बी के। 3 नंबर के कितने प्रश्न होते हैं, 30 प्रश्न। 5 नंबर के कितने प्रश्न होते हैं, 20 प्रश्न। 11 नंबर के कितने प्रश्न होते हैं, 10 प्रश्न। यानी कि 30, 20, 50 और 60 प्रश्न हमें लिखने कितने घंटे में, 3 घंटे। 3 घंटे यानी कि 180 मिनट में। तो बहुत जरूरी होता है कि हम 3 नंबर के उत्तर कितने समय में लिख पा रहे हैं, कैसे लिख पा रहे हैं, उसके लिए हमें कितना समय देना है। तो एक बात और याद रखना कि जब आप 3 नंबर का प्रश्न लिख रहे हैं तो प्रश्न को समझो, रूपरेखा बनाओ, उत्तर लिखो, बट उसके लिए हमें केवल 1 मिनट का समय लेना है,
क्योंकि जो 30 प्रश्न है उसमें अगर आप 1-1 मिनट का समय लोगे तो भी 30 मिनट यानी कि आधा घंटा आपका चले जाएगा, केवल 2 घंटे 30 मिनट अपने पास बचेंगे। इस 2 घंटे 30 मिनट में हमें 5 नंबर के उत्तर भी लिखने हैं, 11 के भी लिखने हैं। तो इसके लिए कितना समय देना है? 3 नंबर का एक प्रश्न केवल 1 मिनट में हल करना है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप प्रश्न को समझ रहे हो, प्रश्न को समझना भी जरूरी नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि कोई नाम, स्थान, योजना, शब्दावली, परियोजना ऐसी चीजें आती हैं, तो इसको समझना भी नहीं पड़ता। देखा और लिखना शुरू, रूपरेखा बनाओ अपने दिमाग में। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, तो क्या क्या चीजें लिख सकते हैं उसके बारे में, वो दिमाग में आनी चाहिए सबसे पहले। अब बड़ा उत्तर तो है नहीं, 10 से 20 शब्दों में लिखना है, तो हमें क्या करना है कि मैक्सिमम जो 3 नंबर के प्रश्न आते हैं उनमें पॉइंट बनाना है। मैक्सिमम क्या, 100% जो क्वेश्चन है उसमें पॉइंट बनाकर लिखना है और सटीक जवाब देना है, बिल्कुल भी घुमाना नहीं है। जो तथ्य है उसके बारे में वही लिखना है। पॉइंट बनाकर कैसे, जैसे कि 3 नंबर का प्रश्न है तो 1 पॉइंट बना दिया, दूसरा पॉइंट बना दिया, तीसरा पॉइंट बना दिया, 3 लाइन हमारे पास है। पहला पॉइंट उसके बारे में सामान्य जानकारी, दूसरा भी उसके बारे में सामान्य जानकारी, तीसरा उसके बारे में सामान्य जानकारी। जैसे कि एक प्रश्न आया नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी का हम पहले पॉइंट में लिख देंगे उद्गम और उसका मुहाना कहाँ पर है। दूसरे में लिख देंगे उसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, ठीक है, और वो कौन कौन से स्टेट से बहती हैं। तीसरे में हमें क्या लिखना है कि वो क्या है, जैसे कि मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा है, देश की 5वीं सबसे लंबी नदी है और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। तो ऐसा कोई एक और फैक्ट, तो हमें इनको कनेक्ट नहीं करना है एक दूसरे से। पहले में अलग पॉइंट, दूसरे में अलग पॉइंट, तीसरे में अलग पॉइंट। जब पॉइंट बना के लिखोगे तो समय की भी बचत होगी, और जब आप इनको वाक्य में कन्वर्ट करोगे, वाक्य बनाओगे, तो वाक्य सोचने में समय लगेगा, बनाने में समय लगेगा, और 1 मिनट में नहीं हो पाएगा। 1 मिनट में करना है 3 नंबर का उत्तर, तो हमेशा 3 पॉइंट बनाओ। जवाब सटीक होना चाहिए, बिल्कुल भी उत्तर में घुमाना नहीं है हमें, क्योंकि जब सटीक जवाब होगा तभी नंबर मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक प्रश्न आया है मध्य प्रदेश के कैलाश सत्यार्थी के ऊपर। कैलाश सत्यार्थी का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ये एक टॉपर्स ने लिखा है उत्तर कैलाश सत्यार्थी के बारे में। तो पहला पॉइंट बनाया मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सामाजिक कार्यकर्ता। दूसरे का पहले से कोई लेना देना ही नहीं। दूसरा पॉइंट बनाओ बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा बाल श्रम पर इन्होंने रोक लगाई। तीसरा पॉइंट 2014 में भारत रत्न सम्मानित। अगर वो इसको कनेक्ट करता है, इससे इसको कनेक्ट करता, तो उसको एक वाक्य बनाना पड़ता, एक पैराग्राफ बनाना पड़ता। तो उसने पैराग्राफ नहीं बनाया क्योंकि 3 नंबर के लिए ज्यादा समय नहीं है। तो 3 पॉइंट बनाओ, ज्यादा समय मत लगाओ, और तीनों अलग अलग हैं इसलिए उनको जोड़ने की कोशिश मत करो। मेन जो तथ्य हैं, सटीक बातें हैं, वो लिखो, घुमाओ मत उत्तर में। नहीं आता तो छोड़ दो, और आता है तो करो। ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि 3 नंबर के प्रश्न के लिए स्पेस सबसे पहले छोड़ी जाती है एमपीपीएससी के द्वारा। और जब 3 नंबर के उत्तर ही आप गलत लिख रहे हो, उसमें भी घुमा रहे हो, तो सामने वाला आपकी मेंटेलिटी समझ जाता है, और बाद के प्रश्न चाहे आप सही लिखते हैं फिर भी आपको नंबर नहीं देता। जैसे कि एक और प्रश्न है आपके सामने, गौड़ जनजाति की 3 उपजातियां। ये प्रश्न आया तो इसमें पहले में लिख दिया प्रधान पुजारी का कार्य, दूसरे में कोलार भूतिस नाचने गाने वाले, और सोलाहस यानी कि बड़े गिरी का कार्य करने वाले। तीनों पॉइंट है। तो ऐसे ही हमें 3 नंबर का उत्तर लिखना है, सटीक जवाब पॉइंट बनाकर लिखना है। और ऐसे प्रश्न होंगे जो बिल्कुल बेसिक से प्रश्न होंगे, कुछ भी विशेषता नहीं पूछेगा, डायरेक्ट हमें पॉइंट बनाकर उत्तर लिखना है। फिर हम बात करते हैं कि 5 अंकों के जो प्रश्न है उनके उत्तर हम कैसे लिखें, क्योंकि 3 के तो लिख लेंगे पॉइंट बनाकर, 5 के भी क्या पॉइंट बनाकर लिख लेंगे? नहीं, इसको हमें फिर से एक स्टेप बाय स्टेप समझना होगा कि हम 5 नंबर के उत्तर को कैसे लिख सकते हैं। तो पहली स्टेप होती है कि हमें प्रश्न को समझना होता है, क्योंकि दोस्तों 5 नंबर का जो प्रश्न है वो एक सेंटेंस के टाइप में होता है क्वेश्चन, एक पॉइंट में नहीं होता, वो एक वर्ड में नहीं होता, वो पूरा सेंटेंस होता है, और उसमें पीछे कुछ अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो पहला जो प्रकार होता है उसमें पीछे लिखा होता है व्याख्या करो। कोई भी, जैसे कि गौतम बुद्ध के जीवन की व्याख्या करो, स्पष्टीकरण दीजिए, ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। वर्णन करो, ऐसे शब्द का आता है। विवरण दीजिए, ऐसे शब्द आता है बैक में, यानी कि जो लास्ट वाला पार्ट होता है। जैसे कोई भी प्रश्न है कि नर्मदा नदी के बारे में विवरण दीजिए,
महात्मा गांधी के जीवन के ऊपर प्रकाश डालिए। तो ये जो चीजें हैं, इसमें क्या होता है कि ये प्रश्न के पीछे, यानी कि पूरा प्रश्न लिखा है उसके पीछे जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको समझना जरूरी होता है। तो एक प्रकार में ये आते हैं शब्द, जैसे व्याख्या करो आ गया, स्पष्टीकरण दीजिए, वर्णन करो, विवरण दीजिए, स्पष्ट कीजिए, प्रकाश डालिए, तो ऐसे शब्द आते हैं। तो इनका एक सामान्य सा अर्थ होता है कि इनके बारे में हमें बेसिक सी जानकारी देनी है, यानी कि जो बेसिक जानकारी है, जिनके बारे में जो फैक्ट हम जानते हैं उनके बारे में हमें लिखना है। फिर हमें क्या करना होता है कि जब हम प्रश्न को समझ जाते हैं तो फिर रूपरेखा बनानी होती है। तो जब हमें ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं कि व्याख्या करो, स्पष्टीकरण दीजिए, वर्णन करो, विवरण दीजिए, प्रकाश डालिए, तो जो 5 नंबर का प्रश्न होता है दोस्तों, उसके लिए हमें मिलती है 9 लाइन। कितनी मिलती है? 9 लाइन। अब एक उत्तर लिखने के लिए हमें केवल 3 मिनट का समय देना है। 5 नंबर का उत्तर कितना देंगे? 3 मिनट का। 20 उत्तर लिखेंगे तो 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा इसमें चला जाएगा। तो 30 मिनट उधर, 1 घंटा इधर, 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा बचेगा जिसमें 11 नंबर के उत्तर हम लिखेंगे। तो 9 लाइन में हमें कैसे उत्तर लिखना है, तो इसकी एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले तो उस प्रोसेस को हम समझेंगे, उससे पहले हम देख लेंगे और किस प्रकार के प्रश्न जो है बनते हैं। तो एक और प्रश्न बनते हैं, समीक्षा करना, आलोचना करना, समालोचना करना, परीक्षा करना, परीक्षण करना, निरीक्षण करना, गुण और दोष का विवेचन करना, अंतर बताना। ऐसे शब्द भी आते हैं प्रश्न के अंत में। तो उनका उत्तर हमें कैसे लिखना है उसके बारे में भी देखेंगे। और तीसरा जो प्रश्न है वो आता है विश्लेषण करने के ऊपर। तो दोस्तों जो अलग अलग प्रकार के प्रश्न हमने देखे, उसके बाद हमें क्या करना होता है कि उस प्रश्न के आधार पर उत्तर की रूपरेखा तैयार करना। दोस्तों अगर हमें इस प्रकार के प्रश्न दिखाई दे, सबसे पहला प्रकार है व्याख्या करने वाले, स्पष्टीकरण वाले, वर्णन वाले, विवरण वाले, प्रकाश वाले, तो इसके लिखने के लिए एक सामान्य सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं कि इसको कैसे हमें लिखना है। फिर अपने सामने जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं समीक्षा वाले, आलोचना वाले, समालोचना वाले, गुण दोष वाले, अंतर वाले। तो इनके उत्तर हमें कैसे लिखना है, इनमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। और फिर प्रश्न आते हैं हमारे सामने विश्लेषण वाले। तो विश्लेषण वाले में क्या करना है, तो सबसे पहले हमें उत्तर की रूपरेखा तैयार करनी है अपने माइंड के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, कि हम उत्तर कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे सामने प्रश्न आया व्याख्या करने वाला, प्रकाश डालने वाला, विवरण देने वाला, है ना, टिप्पणी करने वाला, ऐसा प्रश्न अगर हमारे सामने आता है तो उसमें हमें उत्तर की रूपरेखा जो है 3 चरणों में बनानी है। यानी कि 9 लाइन है हमारे पास और उसमें हमें क्या करना है, 3 फैक्टर बनाने, 3 पॉइंट बनाने, 3 स्टेप में उस उत्तर को कंप्लीट करना है। सबसे पहले जिससे रिलेटेड प्रश्न है उसकी प्रस्तावना, परिभाषा या भूमिका लिखनी है। जैसे कि मान लो किसी मौर्य काल से संबंधित प्रश्न है, मौर्य काल की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालिए, ऐसा प्रश्न है। तो मौर्य काल से प्रश्न है तो मौर्य काल की परिभाषा देनी है हमें, उसकी जो भूमिका है हमारे इतिहास में उसके बारे में बताना है। प्रस्तावना क्या है, उसकी प्रस्तावना वही होती है परिभाषा। तो शुरुआत की 1-2 लाइन हमारी किससे संबंधित होगी, मौर्य काल से, क्योंकि प्रश्न इससे बना है, सामाजिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं है अभी हमारा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी प्रस्तावना देनी। कितना लाइन जो है इसमें यूज कर सकते, 1 से 2 लाइन और 10 से 20 शब्दों का हमें यहाँ पर प्रयोग करना है। इतने शब्दों में हमें उत्तर लिखना है। 10 से 20 शब्दों में पहला पॉइंट जो है, पहला जो चरण है, पहली जो स्टेप है उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद हमसे पूछा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कौन सी स्थिति पूछी है, कौन सी योजना के बारे में पूछा है, क्या पूछा है। तो लगभग 6 लाइन में जो मुख्य तत्व है प्रश्न से संबंधित उसको लिखना है। हमारी लगभग 7 से 8 लाइन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। जैसे मान लो सामाजिक स्थिति में, तो सामाजिक स्थिति में आपने क्या पढ़ा, खान पान पढ़ा, मनोरंजन पढ़ा, है ना, वेशभूषा पढ़ी, उनका अलग अलग चीजें, जैसे कि स्त्री की दशा थी, दास प्रथा थी, क्या क्या पढ़ा। तो वो चीजें आपको लिखनी है। तो उसमें आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। 6 लाइन 6 पॉइंट बना दो, है ना, अलग अलग पॉइंट बना दो। जैसे दास प्रथा थी तो हाँ थी, किसने बताया, कैसे था, सामाजिक स्थिति में कौन कौन से वर्ण थे, कौन कौन से वर्ग थे, कौन सी जातियां थी, वो चीजें एज ए पैराग्राफ भी आप बता सकते हैं, एज ए पॉइंट भी आप उनको बता सकते हैं।
फिर तीसरा जो स्टेप होता है उसमें हमें उसका निष्कर्ष कि यहाँ की सामाजिक स्थिति ऐसी थी, इसका उपसंहार क्या है, उसका परिणाम क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है, उस बारे में चीजें हमें बतानी है। तो हमें उसके बारे में बात करनी है लास्ट वाली 1 या 2 लाइन में। तो इस प्रकार से हम 9 लाइन में अपना उत्तर कंप्लीट करेंगे। और जब हम 9 लाइन में अपना उत्तर कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर सारी चीजें उसके अंदर आ जाएगी। 6 लाइन में हमारा मुख्य उत्तर, ऊपर की 1-2 लाइन में उसकी परिभाषा या उसकी प्रस्तावना जिसे हम भूमिका भी कहते हैं, और लास्ट वाली लाइन में हमें क्या लिखना है, उसका निष्कर्ष लिखना है। इसका हमें ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास जो प्रश्न आते हैं, जैसे कि आलोचना वाले प्रश्न आ गए, या गुण और दोष वाले प्रश्न आ गए, अंतर वाले प्रश्न आ गए, समालोचना वाले प्रश्न आ गए। तो ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना है, तो दोस्तों उसमें हम टेबल बनाकर लिख सकते हैं दोनों चीजें अलग अलग, या उनको हम पॉइंट बनाकर भी समझा सकते हैं। उसमें इन स्टेप को हमें फॉलो नहीं करना है। 6 पॉइंट बनाओ, 5 नंबर का उत्तर है तो, और सारी चीजें हमें बतानी है। जैसे कि आलोचना आया तो आलोचना में हमें उसके बारे में जो नेगेटिव चीजें हैं उसको हावी रखना है, पॉजिटिव को कम रखना है। समालोचना आया तो उसमें दोनों को 50-50 रखना है ना। उसके गुण और दोष आए तो एक टेबल बनाकर वो चीजें हम कर सकते हैं, या एज ए पॉइंट उनको लिखना है। उसके लिए हमें ये स्टेप फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वो ये चीजें हमसे नहीं पूछता है। और तीसरे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें विश्लेषण पूछा जाता है। तो दोस्तों जब हमसे प्रश्न में विश्लेषण के बारे में पूछा जा रहा है तो उसमें हमें क्या करना होता है, तो जब विश्लेषण के बारे में पूछा जाता है तो हमें अपने तर्क देने होते हैं वहां पर, कि यहाँ अच्छा है बुरा है, हमारे जो विचार हैं वो हमें लिखने होते हैं कुछ तथ्यों के साथ में। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न 5 नंबर के बनते हैं, और उसके लिए सबसे पहले हमें प्रश्न समझना है कि वो किस प्रकार का है। उसके बाद अगर वो सामान्य प्रश्न है तो उसकी रूपरेखा इस प्रकार से तैयार करनी है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अगर वो गुण दोष अंतर आलोचना समालोचना विश्लेषण ऐसा प्रश्न है तो उसको एज ए पॉइंट अपने को लिखना है। तो उम्मीद करता हूं कि 5 नंबर के प्रश्न आप कैसे लिखेंगे ये आप समझ गए होंगे। जैसे कि एक प्रश्न है, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, स्पष्ट कीजिए। सामान्य वाला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, है ना। मैं उदाहरण से आपको समझा रहा हूं, हमारे जो स्टूडेंट है वो उत्तर कैसे लिखते हैं उनके माध्यम से आपको समझा रहा हूं। तो दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि पहली जो 2 लाइन है वो लिखा है, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है एवं पवित्र सामाजिक बंधन माना जाता है। तो ये क्या लिखा है, हिंदू विवाह के बारे में लिखा है। ये किसके बारे में लिखा है, हिंदू विवाह के बारे में। उसकी परिभाषा लिखी है, उसकी भूमिका लिखी है। फिर कुछ पॉइंट बनाए, 6 पॉइंट। यज्ञों में पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य, विवाह में मोक्ष का सह संबंध, धार्मिक रीतियों का महत्व। तो ये पॉइंट बनाए 6 पॉइंट। और लास्ट वाली जो लाइन है दोस्तों उसमें उपसंहार लिखा है, हिंदू विवाह 2 पक्षों को एकता सूत्र में संयोजित करता है। तो इतनी ही स्पेस हमें भी मिलेगी। तो इसी प्रकार से हमें उत्तर लिखना है। उसके बाद दोस्तों हम 11 नंबर के प्रश्नों की बात करते हैं कि जो 11 नंबर के प्रश्न होते हैं उनके उत्तर कैसे लिखे जाते हैं, है ना। ये बहुत ही जरूरी है एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए। जब तक आप इन चीजों को नहीं सीखोगे कभी भी एग्जाम में अपने आप को प्रूव नहीं कर पाओगे। तो नहीं कि आपको सब कुछ आता है बट लिखना नहीं आता है, फिर आपके कुछ आने का या नहीं आने का कोई मतलब नहीं निकल जाता है। क्योंकि जो चेक करने वाला होता है कॉपी, जो आपको मार्क्स देता है, जो आपके रैंक तक पहुंचाने का काम करता है, वो आपको नहीं जानता होता है। उसको नहीं पता है कौन हो आप। वो आपके उत्तर लिखने का जो तरीका है, आपने जो लिखा है उससे आपको पहचानता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम जो उत्तर लिख रहे हैं वो हमें याद है, वो चीज लिख रहे हैं, बट उस तरीके से लिख रहे हैं कि सामने वाला हमसे प्रभावित हो जाए, हमसे आकर्षित हो जाए। और सारे टॉपर्स जो रैंक लाते हैं या जो सिलेक्ट होते हैं पीएससी में, यूपीएससी में, एमपीपीएससी में, अदर स्टेट बीसीएस में, वो सब इन चीजों का अनुसरण करते हैं, इनके ऊपर काम करते हैं। एक दिन में नहीं होगा, लगभग 1 साल हमें इस चीज के ऊपर मेहनत करनी है। क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। ये दोहा आपने सुना होगा कि जब किसी शिला के ऊपर रस्सी बार बार ऊपर नीचे आती है, मैंने तो फिजिकली इसको देखा है, आपने भी देखा होगा कि जब रस्सी ऊपर नीचे आती है पनघट पर तो उस रस्सी के आने जाने से वो शिला कट जाती है, उसमें
एक गैप बन जाती है, शिला के ऊपर निशान बन जाते हैं रस्सी के। तो ये क्या होता है, बार बार करने का फल होता है। एक दिन रस्सी को ऊपर नीचे करो, शिला नहीं कटेगी, उसको बार बार ऊपर नीचे करो, शिला में भी छेद हो जाएंगे, उसमें भी दरारें आ जाएगी। तो ये होता है कि बार बार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। आपके अंदर टैलेंट है, आपको सब कुछ आता है, फिर भी प्रैक्टिस जरूरी है। तो मेरी इस बात को ध्यान रखना कि बार बार प्रैक्टिस करना। जितना ज्यादा आप आंसर लिखोगे एग्जाम में उतना बेहतर कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, बिना प्रैक्टिस के मैं एग्जाम पास कर लूंगा, तो 100% गारंटी मेरी कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि अहम जो है वो विनाश का कारण होता है, और अहम तो कभी करना नहीं है स्टूडेंट को। स्टूडेंट लाइफ में ना तो शर्म करनी है, ना अहम करना है, ये चीजें छोड़ देनी है। जब तक हमारे पास समय है, हम इन चीजों को कर सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब हम देखते हैं कि 11 नंबर के प्रश्नों के उत्तर हम कैसे लिख पाते हैं। तो दोस्तों 11 नंबर के प्रश्न जो होते हैं वो सामान्य से एक प्रश्न नहीं होता, उसमें क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक प्रश्न होते हैं, या एक ही प्रश्न के 2 फैक्टर होते हैं। जैसे कि प्रश्न आया आपके सामने कि मुगल काल की, जैसे मैं इतिहास पढ़ाता हूँ इसलिए इतिहास की एग्जाम्पल ज्यादा दे रहा हूँ आप लोगों को, कि मुगल काल की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझाइए। तो 2 प्रश्न यहाँ पर ऐड कर दिए, एक सामाजिक स्थिति के बारे में भी बात कर ली, एक आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर ली। जियोग्राफी से प्रश्न आया, हिमालय पर्वत के भाग समझाइए और उसकी चोटियों के नाम लिखिए। तो दो प्रश्न क्या कर दिए, यहाँ पर ऐड कर दिए, मर्ज कर दिए, जोड़ दिए। तो दोनों के उत्तर हमें लिखने हैं, बट उसके लिए भी एक तरीका होता है सामान्य सा 11 नंबर के उत्तर लिखने का, क्योंकि इसको एक उत्तर को लिखने में हमें 9 मिनट का समय लेना है, और 10 प्रश्न होते हैं, यानी कि 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे में इनको भी हमें कंप्लीट करना है। समय बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टाइम की एक लिमिटेशन होती है। 3 घंटे में सारे क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं जो 300 नंबर के हैं। तो 90 मिनट में 11 नंबर के सारे उत्तर हमें लिखने हैं। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या करना है हमें, जैसे 5 नंबर के जो सामान्य प्रश्न होते हैं उसी प्रकार से इनकी भी हमें प्रस्तावना, भूमिका या इसकी जो शुरुआत है वो हमें करनी होती है, परिभाषा लिखनी होती है। तो परिभाषा इसकी थोड़ी बड़ी लिखें, 3 से 5 लाइन में 11 नंबर, क्योंकि स्पेस बहुत है, 44 लाइन अपने को मिलती है, 2 पेज मिलते हैं। तो हमें प्रस्तावना लिखनी है, भूमिका लिखनी है। जैसे मौर्य काल से आया तो मौर्यों को अच्छे से समझा दो, मुगल से आया तो मुगलों को अच्छे से समझा दो, अदर कहीं से प्रश्न आ रहा है तो उनको अच्छे से समझा दो, उनकी प्रस्तावना, उनके बारे में परिचय दे दो, जान जाए जो एग्जामिनर है, आपकी कॉपी चेक करने वाला है कि ये सब कुछ जानता है उनके बारे में। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद मुख्य तत्व, जैसे सामाजिक स्थिति के बारे में पूछ रहा है, आर्थिक के बारे में पूछ रहा है, दोनों के 5-5 नंबर के जैसे उत्तर बनाते हो वैसे मुख्य पॉइंट में उत्तर बना दो। और अगर हो पॉसिबल, जैसे ज्योग्राफी का प्रश्न है, विज्ञान का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न जहां पर हमें डेटा का प्रयोग करना है, सरकारी आंकड़ों का प्रयोग करना है, मैप का हम प्रयोग कर सकते हैं, चित्र का प्रयोग कर सकते हैं, समझाने के लिए कोई डायग्राम बना सकते हैं, तो इन चीजों का उपयोग करना है हमें 11 नंबर में, क्योंकि कुछ लाइन तो इनसे भी हमारी कवर हो जाएगी और उत्तर भरा भरा भी होगा। ठीक है, तो इन चीजों का भी हमें क्या करना है, प्रयोग करना है। और तीसरा जो होता है वो अंतिम, जब उत्तर हमारा समाप्त हो जाता है, मुख्य तत्व भी हम लिख देते हैं, तो उसके बाद लास्ट की 5 लाइन या 3 लाइन हमें जो है इसका निष्कर्ष, उपसंहार या जो परिणाम है उसके बारे में लिखना होता है। 5 नंबर में छोटी छोटी 1-2 लाइन में चीजें कर रहे थे, यहाँ पर 5-5, 7-7 लाइन में हमें करनी होती है, ताकि हमारा उत्तर भी पूरा हो जाए और सारी चीजें भी हम बता दें और उनके बारे में भी डिटेल बता दें। तो इस प्रकार से 11 नंबर के उत्तर हमें लिखने होते हैं। उसके अलावा दोस्तों होती है कि आपकी जो लिखावट है वो सही होनी चाहिए। तो होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट तो जैसे कि ये अंक लिखा है, ये प्रश्न लिखा है, के प्रश्न, तो इनके बीच में एक स्पेस होती है, तो उस स्पेस को बराबर हमने को मेंटेन करके लिखना होता है। दूसरा ये होता है कि जब एक लाइन कंप्लीट होती है तो नीचे की लाइन से हम यहीं से शुरू करते हैं, बट जब पैराग्राफ खत्म होता है तो लगना चाहिए सामने वाले को कि हाँ यहाँ पर पैराग्राफ खत्म हो रहा है, तो उसमें थोड़ी स्पेस ज्यादा हमें देनी है। लाइन या वाक्य खत्म हो रहा है तो उसके बाद थोड़ी स्पेस देनी है। विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, चिन्हों का, सभी चिन्हों का प्रयोग करना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मात्राओं की गलती को सुधारना है। अगर आप लोग ये सारे तरीके अपना लेते हैं अपनी लाइफ में
और लगभग 21 दिन या 1 महीना 1.5 महीना इनकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने में समय लगेगा, एक दिन में आप पूरा उत्तर नहीं लिख पाओगे, सारे तरीके नहीं अपना सकते, समय लगेगा। तो जब आप धीरे धीरे इनको अपना लेते हो, लगभग 1 से 1.5 साल इसकी भरपूर ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे, तो आपका उत्तर डेफिनेटली सही होगा और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने की संभावना भी होगी। उम्मीद करता हूं कि जो चीज़ें मैंने आज आपको इस वीडियो में बताई हैं आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और अभी तक अगर आपने पीएससी अड्डा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अन्य वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने एमपीपीएससी की तैयारी करने की ठानी है तो पीएससी अड्डा ऐप प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।